हेलो फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो टॉपिक है हमारी वीडियो का वो है बेसिकली कि क्यों आपको कनाडा नहीं आना चाहिए। तो वैसे तो हम बहुत सी वीडियोस अपनी बनाते रहे हैं जिसमें कि हमने बताया है कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, यानी बेनिफिट्स क्या हैं कनाडा आने के और क्या तरीका है कनाडा इमिग्रेशन अप्लाई करने का। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि आपको पता होनी चाहिए। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं या जो भी लोग कनाडा आने का सोच रहे हैं उनको अगर ये बातें पता हों पहले से तो उनके लिए ये शॉक नहीं होगा जब वो कनाडा आएंगे। और कुछ चीज़ें हैं जो बहुत से लोग यहाँ पर हमने जिनसे भी बात की है, बहुत से लोगों से हमने ये असेस किया है या ये अंदाज़ा लगाया है कि कुछ बातें ऐसी हैं कि जो लोगों को बाद में पता चलती हैं वंस यू आर हियर, जब वो लैंड कर चुके होते हैं। और अक्सर लोग जो है वो कहते हैं इन हाइंडसाइट, यानी कि काश हमें ये बातें पहले पता होती। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप ये इतना बड़ा अपना लाइफ का डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम आज शेयर करेंगे कि जो आपको अगर पता हो तो नॉट नेसेसरीली कि वो आपको अगर पता हो और आप ना आएँ, हो सकता है वो आपको ऐसी लगे कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये मैनेजेबल है। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि आपको शायद कोई और नहीं बताएगा। ये आपको यूर हियरिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यानी कि जो हमने यहाँ रहकर लोगों से बातचीत करके और देखा और ऑब्जर्व किया और कंपैरिजन किया जो बैक होम है और यहाँ का, तो उससे फिर हमने ये लिस्ट कंपाइल किया। तो उसमें बहरोज सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है कि तो पहले जो है वो आई थिंक इस वर्क रिलेटेड बात कर लेते हैं कि जो नौकरी की एक्सपेक्टेशंस हैं वो आप अपनी बिल्कुल जो है सही रख कर आएँ, क्योंकि यहाँ जो है वो एक स्टेप या एक से ज़्यादा स्टेप अपनी करियर में लेना जो है वो एक बहुत नॉर्मल बात है। उसका चैलेंज इसलिए है क्योंकि आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं होता। तो यहाँ जब आप जॉब लेने आएंगे मार्केट में तो एक बायस है कि आपके पास अगर कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है तो जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल होती है। और दूसरा ये कि अगर आपके पास नॉर्थ अमेरिकन एजुकेशन ना हो, वैसे इसमें मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है कि अगर आपके पास नॉर्थ अमेरिकन एजुकेशन ना हो और कैनेडियन एक्सपीरियंस ना हो तो कैसे कनाडा में आप जॉब ले सकते हैं। तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा इस वीडियो के। पर अभी हम बात करें कि उसमें एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गिवन आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, इसका एक ही कॉम्प्रोमाइज़ है। वो कॉम्प्रोमाइज़ ये है कि आप रेडी हों कम से कम एक या दो स्टेप्स डाउन लेने के लिए। अमूमन होता है कि जो लोग मिडल ईस्ट से आ रहे होते हैं या जो लोग पाकिस्तान से आ रहे होते हैं, इंडिया से आ रहे होते हैं, दे आर यूजली व्हेन दे आर कमिंग इन देयर 30s मिड 30s, तो उनकी जो है हायरार्की वाइज रैंक काफ़ी बेहतर होता है, लाइक आइदर देयर सीनियर मैनेजर्स, डायरेक्टर्स और इवन VPs। वो अगर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हम यहाँ आएंगे और हम VP लेवल पे होंगे, हमको उसी की नौकरी मिल जाएगी, डायरेक्टर लेवल की नौकरी मिल जाएगी, हो सकता है ऐसा हो भी सकता है कि मिल भी जाए। देयर आर पीपल जिनको मैं जानता भी हूँ हु हैड दैट चांसेस, जिनको मिल गई है उसी लेवल की नौकरी जो वो छोड़ कर आए थे बैक होम। पर ये बहुत रेयर केस है। तो अगर आप ये सोच कर आएंगे कि यार मुझे उसी लेवल की नौकरी चाहिए और उस लेवल की नहीं मिली तो बस फिर मैं जो हूँ वो स्ट्रगल करूँगा, तो आपके लिए बाकी स्ट्रगल होगी। सो यू रादर नॉट कम हेयर अगर आप में ये एक्सेप्टेंस नहीं है कि मैं एक दो लेवल जो हूँ वो नीचे लेने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, उसमें बहरोज मैं ये बताती चलूँ कि इसमें ये आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है कि आपको दो स्टेप्स या एक स्टेप डाउन लेना पड़ेगा। तो उसमें ये बायस सिर्फ साउथ एशियंस के लिए नहीं है। मतलब ये कोई ये नहीं कि जस्ट बिकॉज यू हैव अ ब्राउन स्किन, anyone who's coming to Canada from anywhere in the world except for obviously North America, यानी जो US से लोग आ रहे हैं या कुछ यूरोपियन कंट्री से भी, उनके अलावा मेजॉरिटी जो भी आ रही है एज एन इमिग्रेंट उसको एक स्टेप या दो स्टेप डाउन लेना पड़ता है। और उसका रीज़न ये है कि बाय द टाइम जब आप आते हैं तो आप एक गैप आ चुका होता है आपके वर्क एक्सपीरियंस में, तो एसिमिलेट होने में, कैनेडियन वर्क प्लेस को समझने में, इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। तो इसलिए वो एक तरह से आप समझें कि वो आपको जो एक लेवल डाउन लेना पड़ता है वो आपको प्रेप कर रहा होता है टू गेट टू नो द एनवायरनमेंट, टू गेट टू नो द वर्क प्लेस, क्योंकि आप एक बिल्कुल नई जगह, एक नई कंट्री में, एक नए एनवायरनमेंट में आ रहे हैं। तो अनलेस कि आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप उसी कंपनी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं और उससे आप ट्रांसफ़र लेके आ रहे हैं लैटरल, यानी उसी लेवल पर, तब तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप उस कंपनी के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं ले रहे हैं और आप इमिग्रेंट एज एन इमिग्रेंट विदाउट अ जॉब आ रहे हैं, तो फिर आपको ये दिमाग में प्रिपेयर होके आना होगा कि यू माइट हैव टू टेक 2 steps, 1 step, a step down. Sometimes even mid career professionals को entry level positions भी लेनी पड़ जाती हैं, associate level positions लेनी पड़ जाती हैं। तो उसमें ये कि you have to start somewhere, वरना जितना आप वेट करते रहेंगे, ये भी हमने देखा है कि जो लोग वेट करते रहते हैं और ये सोचते हैं कि हमें अपने लेवल की पोजीशन मिलेगी, अपने लेवल का जो हम लेवल छोड़ के आए उसी लेवल की नौकरी मिलेगी, तो फिर आप गैप ला रहे हैं अपने रेज्यूमे में जो ज़्यादा वर्स है।
अच्छा, इसमें मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। सो मैंने जब पाकिस्तान से यहाँ मूव किया था, हम कुछ मिडल ईस्ट में थे, हम थोड़ा आखिरी कुछ महीने जो है पाकिस्तान में थे। उस वक्त मेरी आखिरी पोजीशन थी CFO फॉर PNG पाकिस्तान, विच फॉर मी वाज अ बिग डील। बट यहाँ जब मैं आया हूँ कनाडा में, मेरी पहली नौकरी वाज ऑलमोस्ट एन एंट्री लेवल जॉब। मैंने 6 महीने की और 6 महीने बाद मैंने स्विच ले लिया। स्विच के बाद फिर प्रमोशन होती रही। सो यू विल मेक इट अप। बट अगर आप पहले दिन से ये सोच कर आएंगे कि यार मुझे पहली नौकरी जो है वो वैसी चाहिए जो मुझे वहाँ थी, then you'll never make it. So you have to have that acceptability. और मैं अपनी एग्जांपल मेरी यही है कि in no time you will make it back. And I know a lot of people जिनकी ये mentality रही है और मेरे पास एग्जांपल्स हैं, in no time they've made it back. अच्छा, यहाँ sorry, just one more thing. एक और चीज़ जो मैंने देखी है इमिग्रेंट्स में, for them to become successful here in Canada is ये mentality कि यार I will do anything that is needed for me to be successful here. अगर आप ये सोच लेकर आएंगे ना तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देयर आर फ्रेंड्स आई नो जो ये कह कर आते हैं कि यार मुझे यहाँ पिज्ज़ा भी डिलीवर करने पड़े मैं करूँगा। बट वंस यू हैव दैट मेंटालिटी, ऐसा हुआ कभी किसी को नहीं है कि किसी को वो इस सिचुएशन में जाना पड़े, स्पेशली अगर आप अपने मिड करियर में आ रहे होते हैं, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। बट अगर आप अपने जहन में वो बिठा कर आएंगे ना, अपनी ईगो को जीरो करके आएंगे, मतलब ईगो को जीरो नहीं, ईगो को घर छोड़ कर आएंगे, देन यू विल मेक इट बिग हियर। यू विल रियली मेक इट बिग हियर। इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ टाइम। तो कहने का मकसद वो एग्जाम्पल देने से ये नहीं है कि आप बिल्कुल पिज्ज़ा ही की जॉब ढूंढने आए। कहने का मकसद ये है कि आप वो मेंटेलिटी लेकर आए कि यार मैं गिरी से गिरी नौकरी भी वर्स्ट पॉसिबल और अगर आपको कुछ अरसे के लिए यहाँ कुछ ऐसा काम करना भी पड़ गया, फॉर इंस्टेंस बाय द वे उबर चलानी पड़ गई या ट्रक चलाना पड़ गया। एंड बाय द वे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ट्रक ड्राइविंग जो है इट्स वेरी हाईली पेड जॉब है। हमको ये लगता है कि यार ट्रक चला रहा है बंदा, बट जो ट्रक ड्राइवर्स हैं दे मेक अ लॉट ऑफ मनी। इट्स जस्ट दैट उनके वर्किंग आवर थोड़े से चैलेंजिंग होते हैं। दे हैव टू ड्राइव अवे फ्रॉम होम एंड दैट इज व्हाई एग्जैक्टली दे गेट वेल कॉम्पनसेटेड। तो बेसिकली अगर कोई ब्लू कॉलर जॉब आपको मिल जाती है एंड यू नीड टू बी प्रिपेयर टू डू दैट, यू नीड टू बी प्रिपेयर टू डू एनीथिंग बेसिकली टू गेन एक तो कैनेडियन एक्सपीरियंस। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, बाय द वे प्लीज डू गो एंड चेक इट आउट। उसका लिंक हम यहाँ पे शेयर करेंगे कि आप कैसे कैनेडियन एक्सपीरियंस गेन करें यहाँ पर जब आपके पास कोई कैनेडियन एक्सपीरियंस है ही नहीं और आप फ्रेश हैं। तो एक तो ये चीज़। दूसरा, मैं इस टॉपिक को अब सम अप करना चाहूँगी। आपके लिए इट इज़ बेस्ट टू अंडरस्टैंड कि अगर आप एक सर्टन करियर पे हैं, करियर पाथ पे हैं अपने बैक होम कंट्री में, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ से भी आप आ रहे हैं, अगर आप एक VP लेवल पे हैं या आप एक ऐसे सेल्स डायरेक्टर या कुछ भी, आई एम जस्ट थ्रोइंग आउट ये सारी डेजिग्नेशंस, लेकिन अगर आपके पास एक टाइटल है और आपने बहुत मेहनत करके आपने वो अचीव किया है एंड इट्स गोइंग टू बी अ बिग हिट टू योर ईगो, और आपके लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा कि आप ये चीज़, बहुत से लोगों के लिए ये मुश्किल है टू बी एबल टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड एंड स्टार्ट अ फ्रेश। ये हर एक की बस की बात नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल होगा तो प्लीज़ मत आएं। उस केस में आई वुडंट से कि आप ये कर सकते हैं। हम आपको सॉल्यूशंस ऑब्वियसली बताते हैं व्हाइल वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स, लेकिन अगर ये एक ऐसा इशू है कि जो आपको लगता है कि नहीं, मैं अपना टाइटल जिसको मैंने इतने सालों मेहनत करके बनाया है, आई डोंट वांट टू सैक्रिफाइस, तो प्लीज़ आप मत आए। तो ये फिर हमारा क्लोजर हो गया ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि ईगो, आप अगर फॉर एग्जाम्पल यू फील दैट दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी अ हिट, कि आपकी ईगो हिट होगी तब, या ये कि स्टेप डाउन आप नहीं लेना चाहते तब। और फिर टाइमिंग एंड वर्क कल्चर पे भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। टाइमिंग एंड वर्क कल्चर भी हमने यहाँ पॉइंट लिस्ट किया हुआ है, विच इज़ मोर अबाउट कि स्पेशली अगर पाकिस्तान की एग्जांपल ले तो वहाँ जो है वर्क कल्चर जो है बहुत लेट बैक इन टर्म्स ऑफ के अर्ली काम शुरू नहीं होता, काम थोड़ा सा लेट शुरू होता है और लोग लेट सिटिंग्स भी करते हैं उसी वजह से, जो कि यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ जो है वो ऑलमोस्ट पीपल ट्राई टू वर्क 8 to 4 कि यार जल्दी आएँ और जल्दी काम ख़त्म करें। तो अगर तो आप इस हैबिट में हैं कि यार मैं जो हूँ वो अर्ली राइजर नहीं हूँ, मैं ज़रा लेट काम शुरू करता हूँ फिर उसको इवनिंग तक एक्सटेंड करता हूँ, यू विल हैव अ चैलेंज हेयर। सो व्हेन यू कम हेयर यू विल रियली हैव टू रीकैलिब्रेट योर क्लॉक एंड अडेप्ट टू द वर्किंग एनवायरनमेंट हेयर। हमको थोड़ा सा फ़ायदा ये हुआ था कि हम
पाकिस्तान के बाद दुबई मूव कर गए थे तो वहाँ हमारी थोड़ी सी रिकैलिब्रेशन हो गई थी. So by the time we came to Canada, we were very much recalibrated in terms of work culture and work ethic. और ये नॉट नेसेसरली लाइक हर कंपनी की हम बात नहीं कर रहे हैं. बैक होम देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ मल्टीनेशनल्स जिनमें कि टाइमिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन ज़्यादातर एज अ कल्चर जो आपका साउथ एशियन कल्चर है उसमें टाइम की जो पाबंदी है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती. तो बहुत से फॉर एग्जांपल बिजनेस कम्युनिटी जो है उसमें ज़्यादातर देखा गया है कि लोग अपने अपने तरीके से काम करते हैं, अपने जो है तरीके से अपनी दुकान खोलेंगे या अपना बिजनेस जो है जहाँ भी उनका जो ऑपरेशन है उसको स्टार्ट करेंगे अपने स्टाइल से. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता. तो फॉर एग्जांपल अगर 10 o'clock स्टेटेड है एक दुकान का टाइम तो वो 10 बजे ही खुलेगी. ऊपर नीचे इसमें यूजुअली नहीं होता, इसमें गुंजाइश ही नहीं है. मतलब ऐसा नहीं होता कि वो लड़का जी अभी तक पहुँचा नहीं है दुकान पे कि जो शटर ऊपर करके खोल के और फिर दुकान सेट करेगा, ऐसा नहीं होता. तो ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. और खासकर ये बिजनेस कम्युनिटी क्योंकि वो भी बहुत से लोग हैं जो कि आना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि जो बिजनेस यहाँ पे सेट करना चाह रहा है या जो इन्वेस्टर वीज़ास पे भी आ रहे हैं या जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं वो ये अपने दिमाग में बिठा लें बात कि जो टाइमिंग है इट्स अ वेरी मॉर्निंग या आप अर्ली राइजर्स सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी यानी कि और कंट्री यू कैन से. तो नॉर्थ अमेरिका पूरा जो है वो इसी तरह ऑपरेट करता है कि लोग जल्दी उठते हैं 5 बजे. मोस्ट लाइकली आप देखेंगे कि सड़कों पे जो है वो चहल पहल शुरू हो जाती है जो कि आप बैक होम नहीं देखते. और अक्सर हमने पाकिस्तान में की एग्जांपल अगेन मैं दे रही हूँ कि आपने देखा है कि लोग अक्सर नमाज़ पढ़ के जो है वो वापस सो जाते हैं और फिर जो है देन दे स्टार्ट देयर डे बाय लेट्स से 7 o'clock या 8 o'clock. तो यहाँ पे ऐसा नहीं है. 8 बजे तो बाकायदा सारे ऑफिसेज जो हैं वो फुल फ्लेज भरे होते हैं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि वो जल्दी पहुँचें और जल्दी क्लोज करें. तो लेट सिटिंग्स भी बाय द वे आर नॉट कॉमन एट ऑल. यानी आपको कनाडा में कहीं भी इवन बैंकिंग इंडस्ट्री में जो कि मशहूर है लेट सिटिंग्स के लिए उसमें भी आपको लेट सिटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. तो आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा नहीं है तो ये कैसे ऑपरेट करती हैं ये इंडस्ट्रीज़. तो यहाँ पे फिर शिफ्ट्स होती हैं. जो इस तरह के काम है उनमें फिर शिफ्ट सिस्टम है कि सुबह की शिफ्ट अलग है और रात की शिफ्ट अलग है. तो वो लोग जो कि अर्ली राइजर्स नहीं हैं वो फिर ये इस तरह का काम डेफिनेटली ढूंढ सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर्स हैं या जो हैं इस तरह के और बहुत से सिक्योरिटीज़ में जॉब्स हैं जो कि यू कैन ईदर मैनेज द शिफ्ट लेटर ऑन यानी कि 7 बजे के बाद से वो फिर शिफ्ट स्टार्ट होती है अप अंटिल मिडनाइट एंड लेटर ऑन. तो ये कुछ चैलेंजेस हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये वो चीज़ है जिसको आप अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल मॉडिफाई नहीं कर सकते और ये आपको बहुत ज़्यादा एक हिट लेनी होगी अपने आप कह सकते हैं अपने लाइफस्टाइल पे, तो फिर ये वाकई में एक चैलेंज है और आप ये डिसीजन सोच समझ के लें. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक कॉल आउट. अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और उसके साथ साथ सब्सक्राइब का बटन अलॉन्ग विद द बेल आइकन. दिस कीप्स अस मोटिवेटेड. और दूसरा, दिस विल नोटिफाई यू जब भी हम इस चैनल पे कोई नया कंटेंट पोस्ट करेंगे. इस चैनल पे हम कंटेंट पोस्ट करते हैं पर्टेनिंग टू लाइफस्टाइल इन कनाडा एंड नॉर्थ अमेरिका, हाउ टू मूव टू नॉर्थ अमेरिका and anything related to immigration and all. So if you're interested in those topics, please stay tuned to our channel. Now let's get rolling back into the video. अच्छा, अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं which is कि अगर तो आपका एम्बिशन है कि बहुत सारा पैसा बनाना है आपने तो कनाडा इज़ नॉट द राइट प्लेस. और उसकी एक मेन वजह ये कि कनाडा जो है सोशल स्टेट है, जस्ट लाइक एनी अदर और मैनी अदर यूरोपियन कंट्रीज़ जो कि सोशल कंट्रीज़ की तरह या सोशल स्टेट की तरह ऑपरेट करती हैं, जहाँ टैक्सेशन बहुत हाई होती है, मेडिकल सारा फ्री होता है, एजुकेशन फ्री होती है. वहाँ होता ये कि आपकी टैक्सेशन इतनी ज़्यादा होती है और इनकम लेवल्स भी रिलेटिवली कम होते हैं कि यू वोंट बी एबल टू अमेस अ लॉट ऑफ मनी. अच्छा, उसका फ़ायदा ये है कि वहाँ जितने भी उस मुल्क में लोग रह रहे होते हैं वो रिलेटिवली उनका लेवल ज़्यादा डिफरेंट होता नहीं है, क्योंकि कोई बंदा जो है वो अगर ज़्यादा पैसे कमा भी रहा है तो उसकी टैक्सेशन का ब्रैकेट बढ़ जाता है. तो इवेंचुअली जो टेक होम सैलरी होती है वो बहुत कम होती है. सो इफ़ यू रियली वांट टू मेक मनी तो यू नीड टू गो इन टू कंट्रीज़ जो कि ज़्यादा कैपिटलिस्ट हों, जिनके टैक्सेशन रेट्स कम हो, इनकम लेवल ज़्यादा हों. इसमें अमूमन जो है वो हमारे लिए मिडल ईस्ट शुमार होता है, या फॉर दैट मैटर जो एक आइडियल कैपिटलिस्ट स्टेट कहलाती है दुनिया में, विच इज़ US. दीज आर द कंट्रीज वेयर यू कैन गो एंड रियली मेक अ लॉट ऑफ मनी जस्ट बिकॉज इनकम लेवल्स हाई हैं, टैक्सेशन कम है. बट कनाडा में ये एग्जिस्ट नहीं करता. सोशलिस्ट कंट्रीज भी नहीं है, यानी कि ये जिन कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं जैसे मिडल ईस्ट है फॉर एग्जांपल, या फॉर एग्जांपल US है, यहाँ पे आपने सुना होगा बल्कि देखा भी है कि जो स्कूल है, स्कूल सिस्टम, खैर US में तो स्कूल सिस्टम इज़ फ्री, लेकिन मिडल ईस्ट में फॉर एग्जांपल, या जैसे आप सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ से ज़्यादातर लोग हमारे साउथ एशिया से बहुत जाते हैं, वहाँ आपने देखा है कि स्कूल सिस्टम फ्री नहीं है, मेडिकल फ्री नहीं है.
तो और टैक्स भी नहीं है। तो जो टैक्स है दैट बेसिकली टेक्स अप अ बिग चंक ऑफ योर सैलरी, और वो जो टैक्स जा रहा है वो फिर इन्हीं चीज़ों में जा रहा है कि वो आपके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एजुकेशन आपको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सिर्फ समझना सिस्टम को इसलिए ज़रूरी है कि अगर तो आपकी प्रेफरेंस है कि यू नो आई वांट टू रिलैक्स, और मैं नहीं चाहता कि मैं बच्चों की फ़ीस दूँ, स्कूल फ्री होना चाहिए, और साथ में अगर आप ये चाहते हैं कि मेडिकल भी मेरा फ्री हो, तो फिर ये आप कहीं से तो वो पैसे गवर्नमेंट लेगी हो, वो टैक्स के थ्रू लेती है। तो ये फिर आइडियल मॉडल है। लेकिन कुछ लोगों के लिए सेविंग्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, या जैसे बेरोज़ ने कहा टू इंक्रीज वेल्थ, तो वो फिर जो है वो बेरोज़ हैज़ अनदर वीडियो बाय द वे टू हाउ टू डू दैट। वो स्ट्रैटेजीज बेरोज़ विल शेयर इन दैट वीडियो, एंड हम लिंक भी यहाँ पे शेयर करेंगे। लेकिन आप उस तरह से विदाउट टैक्स जो एक पैसा कमाते हैं ना मिडल ईस्ट में, वो यहाँ नहीं हो सकता। तो वो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल लेके ना आए कि जी डॉलर है, तो डॉलर तो है लेकिन एट द सेम टाइम जो है वो टैक्स भी है। तो ये एक चीज़ है। और हमारी अपनी एग्जांपल भी ऐसी है, एज इन बिकॉज वी हैव लिव्ड इन पाकिस्तान, मिडल ईस्ट एंड इन कनाडा एंड इन यूएस एज वेल। तो आई कैन रियली कंपेयर द लेवल ऑफ इनकम्स दैट वी वर मेकिंग इन मिडल ईस्ट। हम सिंगल इनकम पे वी वर एबल टू रन द हाउस, रन द शो, और कनाडा में ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। सो यू रियली हैव टू कम हियर एंड बी लाइक यार आई एम ओके कि दोनों स्पाउस जो हैं, दोनों पार्टनर्स काम कर रहे हैं, बिकॉज अगर दोनों काम नहीं करेंगे यू कैन स्टिल लिव द लाइफ बट इट विल बी अ स्ट्रगल। और जिस तरह का पैसा आप सेव कर सकते हैं फॉर इंस्टेंस मिडल ईस्ट में विद सिंगल इनकम, दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन कैनेडा। सो कम हेयर, बी प्रिपेयर्ड कि दोनों पार्टनर्स जो हैं वो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, दोनों पार्टनर्स काम करेंगे। अगर आप इस चीज़ के आदी नहीं हैं देन अगेन कैनेडा इज़ नॉट द राइट प्लेस फॉर यू। Anyways, moving to the next one is more around house help. So पाकिस्तान में, प्राइमरीली पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा, और कुछ हद तक मिडल ईस्ट में भी आपको हाउस हेल्प मिल जाती है। मेड्स, क्लीनर्स, ड्राइवर्स, गार्डनर्स, ये सारे दे आर वेरी चीप, सो इट्स वेरी इजी टू अफोर्ड देम। यहाँ इट इज़ इम्पॉसिबल टू अफोर्ड इन कैनेडा एनी ऑफ दोज सर्विसेज। और मैंने इसीलिए आपको बताया कि यहाँ ज़्यादातर लोग जो हैं, असल में कैनेडा में ऐसे कि 3-4 फैमिलीज़ हैं जो कि बहुत रिच हैं, बिकॉज दे ओन लाइक अ लॉट ऑफ बिजनेसेस इन कैनेडा। बाकी सब एक जैसे लेवल पे रहते हैं, चाहे वो गार्डनर हो जाए, चाहे वो कुक हो जाए, चाहे वो क्लीनर हो जाए, ये या चाहे वो किसी कंपनी का मैनेजर हो जाए। ये 19-20 एक ही लेवल पे रहते हैं, एक ही लेवल के डिस्पोजेबल इनकम एग्जिस्ट करती है, बिकॉज टैक्सेशन बहुत ज़्यादा हाई है। अच्छा, उसमें आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर मैं ज़्यादा पैसे बनाता हूँ या बनाती हूँ इन कैनेडा तो आई वुड बी एबल टू अफोर्ड हाउस हेल्प। तो कल्चर भी नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा बना रहे हैं लोग और अच्छा पैसा बना रहे हैं। आपके वाइट पॉपुलेशन स्पेसिफिकली लोगों के बिजनेसेस हैं, लेकिन हमें बहुत शॉकिंग लगा शुरू में कि एक कंपनी का जो सीईओ है वो भी जो है वो अगर उसको प्लम्बिंग का काम है तो वो खुद कर सकता है, या यू नो अनलेस कि उसने टाइम सेव करना है तो फिर यू नो दे वुड पे अ कॉस्ट फॉर इट। लेकिन अ लॉट ऑफ टाइम्स हमने ये देखा है कि जो लोग अगर चाहे किसी भी ओहदे पे हों, किसी भी पोजीशन पे हों, वो ये सारे काम जैसे जो घर के हैं, फॉर एग्जांपल आयरनिंग हो गई या लॉन्ड्री हो गई या फॉर एग्जांपल हाउस क्लीनिंग और इस तरह के भी जो काम है, कारपेंट्री हो गई या प्लम्बिंग हो गई, वो भी लोग बाकायदा यूट्यूब से देख के और ख़ुद से करना पसंद करते हैं। तो वो कल्चरली भी जो है उसमें लोग दे वांट टू सेव मनी। और उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ, जो हमने एक और वीडियो में अपनी बाय द वे शेयर किया था, कि जो यहाँ के ब्लू कॉलर जैसे हम कहते हैं, या फॉर एग्जांपल जो आपके प्रोफेशंस हैं स्किल्ड, जैसे प्लम्बिंग हो गई या कारपेंट्री हो गई या जितने भी इस तरह के प्रोफेशंस हैं, या टेक्नीशियंस हैं, या जो आपके गाड़ी जब आप सही कराने जाते हैं, what do you call that? मैकेनिक जो है, तो वो सब बाकायदा that's a business, they charge you by the hour। तो आपको हर घंटे का पैसा चार्ज करते हैं और वो अच्छा खासा महंगा मतलब इट्स अ कॉस्टली सर्विस, वो महंगी सर्विस है, तो लोग प्रेफर नहीं करते। यानी फॉर एग्जांपल वन टाइम बेरोज हैड टू कॉल अ प्लम्बर, ही वाज चार्जिंग यू हाउ मच? Yeah, he was charging me around $250 an hour, which is massive. Again, ये vocational skills की आपको काफ़ी पैसे यहाँ मिल जाते हैं। So बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं कि यहाँ के vocational skills सीख लेते हैं ताकि वो उसमें चले जाएं। उसमें ये कि you can own your time as well, जिस दिन आपने काम करना है करें, जिस दिन ना करें, and you can make a lot of money as well. So coming back to the topic कि अगर आप इस चीज़ के आदी हैं,
सुकून के, आराम के, और जो कि हमने बाय द वे अपने बहुत सारे जो हमारा साउथ एशियन देसी सर्कल है उसमें जो ज़्यादातर लोगों की जो ग्रीवेंस है ना, जो मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो पेन पॉइंट है, यानी कि जो लोगों को होता है कि काश यार अगर ये होता तो बड़ा अच्छा होता, क्योंकि हमारे बैक होम पाकिस्तान, इंडिया में बहुत ईजिली अवेलेबल है। आपके पास मेड्स हैं, आपके पास खानसामा कुक्स हैं, आपके पास बाहर एक बंदा रैंडम जो है वो चौकीदारी कर रहा है, घर का देखभाल कर रहा है। लोगों के पास अपने पेट्स के लिए जो है वो दे हैव पीपल, हेल्प मौजूद होती है। तो ये सब यहाँ ना कल्चर है, और एक तो अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। तो वो चीज़ जो है अगर आप उसके यूज टू हैं और आपको लगता है कि इसके बगैर तो मैं सर्वाइव कर ही नहीं सकता बिकॉज मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी ऐसी गुजारी है, तो दिस प्लेस इज़ नॉट मेंट फॉर यू बाय द वे, बिकॉज आप हमेशा पेन में ही रहेंगे यहाँ पे। और हाउस हेल्प भी बाय द वे जो आपको मिलेगी ना, अगर फॉर एग्जांपल आप हाउस हेल्प का एक हमारे दिमाग में जो इमेज है ना वो ये कि वो एक अनपढ़, पढ़ा लिखा तो होता ही नहीं है, एक अनपढ़ बेचारा गरीब आदमी जो है वो आपके लिए ये काम कर रहा है। तो जस्ट प्लीज टेक दिस आउट ऑफ योर ब्रेन्स एंड माइंड्स बिफोर कमिंग हेयर, बिकॉज ये दिमाग से निकाल दें, क्योंकि यहाँ जो हाउस हेल्प है ना वो प्रॉबली वही गाड़ी चलाती होगी या चलाता होगा जो आप चलाते हैं या अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ पे। तो जो क्लीनर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी क्लीनर है जो क्लीनिंग बाय द वे लोग बाय द आवर पे करते हैं और वो उनका घर आके क्लीनर साफ कर देते हैं, तो वो क्लीनर बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि वो उनका एक प्रोफेशन है, क्लीनिंग कंपनी है, और वो अपनी बाज़-औक़ात अपनी भी क्लीनिंग कंपनी होती है, और वो जो आता है वो बाय द आवर एक तो आपको चार्ज करता है, और दूसरी चीज़ ये है कि वो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर रहा है। तो आप उसको बाय द वे उस तरह ट्रीट नहीं कर सकते जैसे कि आप यूज टू हैं बैक होम अपने हाउस हेल्प को, जिस तरह बाकायदा। और ये अगेन 5 उंगलियां बराबर नहीं है, नॉट टू से कि आप ऐसे करते हैं, लेकिन हमने देखा है कल्चरली हम लोग अपनी हाउस हेल्प को बहुत दबा के रखते हैं। वो काफ़ी जो है वो जस्ट बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड, वो इलिटरेट हैं उनके पास, वो इसीलिए ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ बाय चॉइस लोग वो काम कर रहे हैं जो कि उनका प्रोफेशन है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि फ्यूल भरवाने के लिए भी कोई बंदा खड़ा नहीं होगा, दरवाज़ा खोलने के लिए भी बैंक में आप जैसे गए तो कोई दरवाज़ा खोलने के लिए कोई एक्स्ट्रा बंदा नहीं है। तो ये सारे काम खुद करने पड़ते हैं, और अक्सर वेदर क्योंकि बहुत ब्रूटली कोल्ड होता है तो उसमें भी ये खुद करना पड़ता है, बर्फ़ अपनी खुद साफ़ करनी पड़ती है। और इस तरह की चीज़ें जो हैं, गार्डनिंग भी फॉर एग्जांपल, कोई माली नहीं आता, कोई गार्डनर नहीं है, लैंडस्केपिंग सर्विसेज अवेलेबल हैं लेकिन दे चार्ज यू फॉर दैट। और वो अगेन इट्स अ प्रोफेशन फॉर दोज पीपल, वो कोई गरीब नहीं है। तो आप ये बिल्कुल मत समझें कि आप आएंगे और आप पैसा बना सकते हैं तो आप वो चीज़ें बाकायदा मतलब वो हेल्प हायर कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन यू शुड बी विलिंग टू पे दैट मनी। तो ये एक पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है बिफोर यू कंसिडर टू कम हियर। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और चीज़ जो है वो इट्स अराउंड प्रोटोकॉल। फॉर इंस्टेंस मुझे याद है जब मैं पाकिस्तान में काम करता था तो आपके पास जो है वो डेस्क पे एक बंदा न्यूज़पेपर ले आएगा, चाय जो है वो बन कर आएगी, बंदा जो है वो चाय लेकर आएगा, आपके डेस्क पे चाय रखेगा, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो आपको प्रोटोकॉल मिल जाते हैं लेफ़्ट राइट एंड सेंटर। ये सब यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब यहाँ चाय भी आपको खुद जाके अपनी बनानी पड़ेगी, कोई न्यूज़पेपर आपके डेस्क पर आके रखेगा नहीं, अपना प्रिंट आउट आपको खुद निकालना है। ये सारी चीज़ें लाइक यू विल हैव टू गेट योर वर्क डन बाय योरसेल्फ ऑन एवरीथिंग। इसी तरह पाकिस्तान में और या बैक होम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में और जो आसान चीज़ें हैं वो ये हैं कि वास्ते के थ्रू काम हो जाता है। किसी को कह दिया कि यार फ़ोन करके मेरा वो काम कर देना, मैं उस डिपार्टमेंट में किसी को जानता हूँ, मैं पुलिस में किसी को जानता हूँ, कस्टम्स में किसी को जानता हूँ, तो आपका फ़ोन पे जो है अगर आप कनेक्टेड हैं, अच्छे कनेक्टेड हैं, या किसी ऐसे को जानते हैं जो कनेक्टेड है, आपके बहुत से काम हो जाते हैं। ऐसा यहाँ नहीं है। बट खैर उसका फ़ायदा फिर ये है कि यहाँ काम जो है वो सारे ब्यूरोक्रेटिक है भी नहीं, बहुत उसमें ब्यूरोक्रेसी है भी नहीं। देयर इज़ अ सिस्टम, यू जस्ट फॉलो द सिस्टम एंड इट गेट्स डन। सिमिलरली और बहुत सी चीज़ें जो पाकिस्तान में आसानी से, या अगेन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में आसानी से हो जाती हैं, वो कुड बी पासिंग मनी अंडर द टेबल और गेटिंग वर्क डन थ्रू नॉट वेरी लीगल मीन्स, जो कि बहुत बारी जो है आपको कभी ना कभी तो आपके पास ऑप्शन भी नहीं होती, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दैट मीन्स, बिकॉज अदरवाइज आपका काम जो है वो सालों के लिए फंसा रहेगा। बट यहाँ जो है एवरीथिंग इज़ सिस्टमैटिक, एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटेड, सिस्टमैटिक। यहाँ ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये ख्याल आता ही नहीं है कि यार मैं किसी से करवा लूँ या कोई अंडर द टेबल काम करा लूँ, बिकॉज सब चीज़ें ओवर द टेबल होती हैं, सब चीज़ें एक प्रोसेस के थ्रू होती हैं, एक स्ट्रक्चर के थ्रू होती हैं। तो अगर आप उस ईज़ के आदी हैं कि यार मैं घर बैठे किसी को कॉल करूँ और मेरा काम हो जाए, वो नहीं होगा। यू हैव टू गो एंड स्टैंड इन द लाइन एंड गेट द थिंग डन। ना अब लाइन्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटेड हो गई हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको लाइन ही में खड़ा होना पड़ेगा, बट यू विल हैव टू डू इट योरसेल्फ।
एंड नॉट टू से कि रेड टेपिज्म या ब्यूरोक्रेसी नहीं है, वो हर यहाँ की भी कुछ गवर्नमेंट इदारों में आपको नज़र आएगी कि स्लो हैं प्रोसेसेस, लेकिन वो बाय वर्च्यू ऑफ द बैकलॉग, यानी कि आप कह सकते हैं कि टाइम ही उन चीज़ों में लग रहा है या वो प्रोसेस स्लो है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो इसलिए स्लो है क्योंकि अगर आपने जो कहते हैं लाइक बेरोज सेड कि अगर आपने ब्राइबरी नहीं दी या आपने रिश्वत नहीं दी तो काम नहीं होगा। अगर यहाँ आप गलती से भी किसी को ब्राइब या रिश्वत ऑफर कर देते हैं, दैट्स अ क्राइम। और अक्सर जो है वो ये जो है देखा गया है कि जो लोग हु आर नॉट यूज्ड टू द सिस्टम, और ये सिर्फ बाय द वे साउथ एशिया नहीं, यहाँ पे और भी बहुत सी कंट्री से लोग आते हैं जहाँ की ये बहुत कॉमन है। यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ हैं, ईस्ट यूरोप जो है या मैक्सिको है, जहाँ पर फॉर एग्जांपल बहुत कॉमन है कि ब्राइब के थ्रू जो है वो इंपॉर्टेंट काम होते हैं और वो सिस्टम का हिस्सा है। उसमें ये नहीं है कि कुछ लोग कर रहे हैं और वो गलत हैं, आपको करना पड़ता है बिकॉज दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स। यहाँ पे इट इज़ नॉट लाइक दैट, तो वो चीज़ ऑफर करना भी एक जुर्म समझा जाता है। तो ये दिमाग में बिठाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन लाइक बेरोज सेड कि यहाँ अक्सर ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपके दिमाग में वो ख्याल ही नहीं आता कि आपको जो है वो ये करना पड़े। लेकिन अगेन ऐसा होता है कि आप प्रोसेस में वेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका सिटीजनशिप का प्रोसेस चल रहा है और अब आप वेट कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में ख्याल है कि जी मैं अंडर द टेबल कोई पैसे पास करके ऑफिशियल को और जल्दी करवा लूँ, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। Yeah, cool. अच्छा, let's move to the next one, which is Canada is a very liberal society. और यहाँ जो है बहुत हाई टॉलरेंस है सब रिलीजन्स की, सब थॉट्स की, सब पॉइंट ऑफ व्यूज़ की। सो मच सो कि हमारे बच्चों के स्कूलों में जब ईद का दिन होता है या कोई दिवाली की बात होती है या कोई ज्यूइश हॉलीडे होती है, सब जो है वो सेलिब्रेट की जाती हैं, सब पे बात होती है। इसी तरह अगर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू है या बिलीफ है जो कि LGBTQ रिलेटेड है, उसको भी रिस्पेक्ट किया जाता है, उसके बारे में बात होती है, उसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर तो आप एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि आप इसको बिल्कुल गलत समझते हैं और आप वो उस एक कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, विच इज़ नॉट रॉन्ग, विच इज़ जस्ट लाइक दिस इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू, देन दिस मे नॉट बी द बेस्ट सोसाइटी फॉर यू टू रेज योर किड्स और बी हेयर योर सेल्फ। क्योंकि यहाँ आप जब ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे, जिस तरह आपका रिलीजियस हॉलीडे सेलिब्रेट होगा, उसी तरह एक LGBTQ के भी जो डेज़ होते हैं वो सेलिब्रेट होंगे और उन पे बात होगी, उन पे तबसरे होंगे, एंड यू विल हैव टू शो सम पार्टिसिपेशन देयर। अगर आप इफ़ यू आर नॉट एक्टिव बट यू विल बी देयर इन द ऑफिस, इन द वर्क प्लेस, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अगर तो आपको इससे फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग इशू है, अगेन देन यू विल कम एंड स्ट्रगल हेयर, क्योंकि आपके बच्चे भी उन्हीं स्कूलों में जा रहे होंगे जो कि पब्लिक स्कूल हैं। आप ऑफिस में जब जाएंगे वहाँ ये सारी बातें हो रही होंगी, सो यू विल फेस इट एवरीवेयर। सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट कि इफ दिस इज समथिंग विच यू आर नॉट ओके विद, देन कैनेडा माइट नॉट बी द बेस्ट प्लेस फॉर यू। इसमें एक और एंगल जो आता है वो है रेजिंग किड्स का, जो कि सबसे बड़ा कंसर्न है। क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार ठीक है, मैं तो आई एम एन एडल्ट, आई अंडरस्टैंड, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू बन चुका है और मैं ठीक है, अगर कोई और है भी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, मैं इन्फ्लुएंस नहीं होता एंड आई एम ओके, आई एम फ्रेंडली टुवर्ड्स देम, इट्स फाइन। बट मुझे बच्चों का कंसर्न है कि बच्चे तो कहीं ख़राब ना हो जाएं या बच्चों का कहीं माइंड सेट जो है वो डिफरेंट ना हो जाए, चेंज ना हो जाए, और उनको रेज मैं कैसे करूं। क्योंकि इसमें एक और चैलेंज जो बच्चों से रेजिंग का ये भी आता है कि हमारे बच्चे किन में घुलेंगे मिलेंगे, उनकी शादियां किन में होंगी। बिकॉज व्हेन यू आर इन पाकिस्तान दे विल गेट मैरिड टू मोस्ट प्रॉब्ली टू अ पाकिस्तानी, व्हेन यू आर इन इंडिया दे विल गेट मैरिड टू एन इंडियन, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट यहाँ जो है चूँकि इट्स अ मेल्टिंग पॉट, यहाँ हर तरह के लोग आए होते हैं, हर कलर के, हर रिलीजन के। देयर इज़ अ चांस दैट योर किड माइट एंड अप लाइकिंग समवन जो कि आपके रिलीजन का ना हो, आपके कलर का ना हो, आपकी कंट्री का ना हो। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। और अगर आपको ये रिजर्वेशन है और आपको ये डर है कि, और ये बहुत आप इस पर स्ट्रिक्ट हैं कि यार नहीं, दिस इज़ अ वेरी नो गो फॉर मी, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू रिकन्सिडर योर डिसीजन। ऐसा नहीं है कि यहाँ आके आप मैनेज नहीं कर सकते। अच्छी बात यह है कि अब यहाँ जो है इतने इमिग्रेंट्स मूव कर गए हैं फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम पाकिस्तान, मिडल ईस्ट, मुस्लिम कम्युनिटीज़ बहुत बड़ी हो गई हैं। यू कैन ऑलवेज वर्क अराउंड दैट पीस। तो बाय द वे हमने इस पे एक वीडियो बनाई है ऑन रेजिंग किड्स, और उसका हम लिंक जो है वो यहाँ पे शेयर कर देंगे इन द चैट और इन द वीडियो इटसेल्फ। तो आप जाके प्लीज़ उसको चेकआउट करें। और वो हमने उस वीडियो में बहुत डिटेल में बात की अबाउट द चैलेंजेस ऑफ रेजिंग किड्स इन कैनेडा। तो वो अच्छी है बिकॉज आपको उससे काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि क्या कुछ फैक्टर्स जो कि हम इस वीडियो में ऑब्वियसली कवर नहीं कर सकते वो हैं जो कि आपको कंसिडर करने होंगे। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो जैसे बेरोज़ ने कहा कि यहाँ पे बहुत, क्योंकि इट्स अ लिबरल सोसाइटी और यहाँ पे बहुत सारे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं बहुत डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट कल्चर्स से, रिलीजन से। तो अब अगेन बात ये है कि जब आप अपने मुल्क में होते हैं तो ये चीज़ें जो है ये आप शायद कंसिडर भी नहीं करते बिकॉज वो आप
आपके आसपास जो भी लोग हैं वो आप ही की तरह सोचते हैं, या आपका अपना फैमिली जो सेटअप है वो स्ट्रॉन्ग है, सोशल सर्कल स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे दिस इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी और बहुत हाई चांस होता है उसका, क्योंकि बच्चा जो है वो बहुत डिफरेंट कल्चर्स के साथ मूव कर रहा है। और ये इट्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये ऐसा नहीं है कि 2 साल 3 साल की बात है। ये ज़ाहिर है जब बच्चे यहाँ पे ग्रो करते हैं तो वो मिंगल करेंगे और फिर दे एंड अप अल्टीमेटली देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि दे लाइक समवन जो कि उनके रिलीजन, कल्चर या सोशल वैल्यूज से ना हो। तो अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम टॉपिक जस्ट टू मेक इट क्लियर कि बहुत से लोगों के लिए इरिस्पेक्टिव कि आप कंजर्वेटिव मतलब आप कंजर्वेटिव थॉट है आपका या नहीं है, दैट्स गॉट नथिंग टू डू विद दिस। अगर आपके लिए बहुत बड़ा इशू है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी औलाद या मेरा बच्चा जो है वो सिर्फ मेरे पसंद से शादी करे या मेरे ही टाइप के लोगों में करे, तो अगेन दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ अ गारंटीड थिंग हियर। और यहाँ पे बहुत सालों से बहुत हमने इंस्टेंसेस देखे हैं, सुना है और देखा गया है कि ये पॉसिबिलिटी है कि ये आपको फेस करना पड़ेगा। तो अगेन इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना इसलिए ज़रूरी था कि ये अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए तो फिर देन दिस इज़ नॉट द सोसाइटी फॉर यू। जस्ट टू ऐड वन लास्ट बिट टू दिस पॉइंट, ये ऐसा पॉइंट है जो हमारे लिए भी एज एन इट्स अ थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट, हमारे लिए भी कंसर्न है, हम भी इस पर बात करते हैं। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लें, क्योंकि उसमें हमने ये भी बताया कि इसके सोल्यूशंस क्या हैं, हाउ डू पीपल वर्क अराउंड इट, हाउ डू पीपल मेक श्योर कि इस रिस्क को मिनिमाइज़ किया जाए, जो कि हम भी अपने बच्चों के लिए एज मच एज पॉसिबल करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज़ अ चैलेंज, एंड दिस इज़ द लास्ट वन, कि अगर तो आपका कोई इस तरह का चैलेंज है कि यार हमारे ओल्ड पेरेंट्स हैं या हमको घर के करीब रहना है या फ्रीक्वेंट ट्रैवल करना है पाकिस्तान इंडिया, विच यूज्ड टू बी वेरी इजी फॉर अस एटलीस्ट व्हेन वी वर इन मिडल ईस्ट, और किसी के लिए भी मिडल ईस्ट से ट्रैवल करना बहुत आसान होता है। तो अगर आपके ऑलरेडी पेरेंट्स हैं और आप उनके साथ हमेशा रहें और उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहते, तो मिडल ईस्ट फिर भी ईजी होता है, बिकॉज एवरी अदर मंथ यू कैन ट्रैवल बैक टू पाकिस्तान, बैक टू इंडिया एंड सी दैम। दिस विल बी अ वेरी बिग पेन इफ़ यू आर इन कैनेडा फॉर 2 रीजन्स। एक तो इट इज़ वेरी फार, तो आराम से 14 से 20 घंटे की फ़्लाइट ईजीली हो जाती है, प्लस कॉस्ट वाइज इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू ट्रैवल दैट फार। तो ये दोनों कंसिडरेशन आप रखें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर महीने ट्रैवल कर रहे हो टू मीट योर पेरेंट्स और मीट एनी लाइबिलिटी दैट यू हैव और कंसिडरेशंस दैट यू हैव इन बैक होम। एग्जैक्टली। और उसमें फिर मैं ये चीज़ ये भी ऐड करूँगी कि देखें जो कॉस्ट है ना ट्रांसपोर्टेशन की, या जो कॉस्ट ऑफ फ्लाइट्स है वो इसलिए भी ज़्यादा है बिकॉज कैनेडा इज़ इन द नॉर्थ। बिल्कुल आप समझें कि मतलब जो डिस्टेंस वाइज है इट्स वेरी फार फ्रॉम अदर कंट्रीज इज वेल। तो अगेन हम जो साउथ एशिया का जो क्लस्टर है उसको देखें तो लाइक बेरोज सेट 14 घंटे की ईजी फ्लाइट्स हैं, और अगर आप ऑब्वियसली डायरेक्ट फ्लाइट्स लेते हैं तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, और जब आप उसके साथ लेते हैं ले ओवर के साथ तो फिर वो अगेन जो टाइम बढ़ जाता है और ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो कंसिडर करने की चीज़ है। फिर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यूरोप से भी इसको कंसिडर करें, कंपेयर करें, तो आप देखेंगे कि यूरोप से भी बहुत सी जगहों से जो आपका साउथ एशियन मतलब जो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है दैट्स प्रॉबली 7 आवर्स या इतना ही रफली है, तो ये डबल हो जाता है टाइम। तो ये ट्रैवल टाइम जो है इट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि ये आप फ्रीक्वेंटली नहीं कर पाएंगे, और अगेन कॉस्ट भी अच्छी खासी है इसकी। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ हम आ जाते हैं वेदर पे, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर पीपल जिनके अगर तो कोई अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस आपके हैं जिसमें कि आपसे सर्दी बर्दाश्त नहीं होती और आप बड़े ट्रॉपिकल से क्लाइमेट में रहते हैं इंडिया में या पाकिस्तान, अगेन साउथ एशिया में कहीं भी, तो और आप हमेशा वहीं रहते रहे हैं, और या अगर फॉर एग्जांपल आपको रेकमेंड किया भी है डॉक्टर ने कि आप यू नीड टू लिव इन अ क्लाइमेट विच इज़ सूटेबल फॉर योर बॉडी, तो उस केस में दिस इज़ एन एक्सट्रीम टेम्परेचर हियर, अगेन एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है विंटर्स में। और नॉट टू से अगेन कि ऐसा नहीं है कि घर ठंडे होते हैं या जो कि हमारे बैक होम इश्यूज होते हैं, बट वैसे जनरली जो है वो लोगों को अक्सर होता है कि ठंड से जो है ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आर्थराइटिस है या और चीज़ें उनकी एक्टिवेट हो जाती हैं। तो ये एक चीज़ है। लेकिन उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस नहीं भी हैं और आपको लगता है कि कोल्ड इज़ समथिंग विच इज़ नॉट योर थिंग, यानी कि आपको ठंड से मसला होता है और इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर से, तो देन येस दिस ये कोई इसमें झूठ नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर वाकई बहुत नीचे जाता है, बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। और अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमने देखा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इराटिक किस्म का, यानी कि आप कहें कि क्रेज़ी किस्म का वेदर हो जाता है। कभी कभी कि बारिश हो रही है, फिर कॉन्स्टेंटली बर्फ़ पड़ रही है, फिर बारिश हो रही है, स्नो स्टॉर्म्स आ रहे हैं, बैक टू बैक आ रहे हैं। तो वो चीज़ें जो हैं बाज़ औक़ात लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, और अगर मेंटल हेल्थ
अफेक्ट होती है। तो दिस इज़ समथिंग टू टेक इन टू कंसिडरेशन कि अगर ये आपका बहुत बड़ा मसला है तो प्लीज़ डू कंसिडर इट, क्योंकि यहाँ कम अज़ कम नहीं 3-4 महीने तो बहुत शदीद सर्दी होती है और उसके बाद फिर टेम्परेचर जो है वो स्लोली ग्रेजुअली नीचे जाता है, ऊपर आता है बेसिकली, यानी गर्मी हो जाती है। तो अच्छा, इस पर मैंने बतूल ने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि कनाडा की विंटर को मैनेज करने का क्या तरीका है। इट्स वेरी मैनेजेबल, हमने मैनेज किया, बल्कि अब तो हम इंजॉय करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसका मकसद सिर्फ था कि आपको ये चैलेंजेस पता हों बिफोर यू कम टू कनाडा, और ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि कुछ लोगों के लिए बहुत मानी रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, और ये मेक और ब्रेक है। यानी कि ये डिसीजन ऐसा है कि अगर इन चीज़ों में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी आपके लिए कि जो कि आप कहें कि ये डिसीजन मेरे लिए बहुत आसान है कि आई डू नॉट वांट टू मूव टू कनाडा, तो ये इसलिए आपको अवेयरनेस हमने इससे क्रिएट की है। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें और शेयर करें उन सारे लोगों से जो कि आपके जान पहचान में हैं, जो कि कनाडा आना चाहते हैं या इमिग्रेट कर रहे हैं, या उनके दिमाग में ये है कि वो कनाडा आएँ या ना आएँ। तो ये वीडियो प्लीज़ आप उनसे शेयर करें। एंड लाइक बेरोज हैज़ प्रीवियसली मेंशन्ड एज वेल, हमारी और बहुत सी वीडियोज़ हैं जो हमने इस टॉपिक से रिलेटेड बनाई हैं, तो प्लीज़ डू गो एंड चेक इट आउट। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छा, अगर आप आना चाहते हैं कनाडा और आप पता करना चाहते हैं कि क्या क्या तरीके हैं कनाडा आने के, तो एक और वीडियो है हमारे चैनल पे, सो यू कैन चेक इट आउट हेयर। अदर देन दैट देयर इज़ अनदर वीडियो जहां हम बात कर रहे हैं कि यहाँ आने के बच्चों को क्या फ़ायदे हैं, तो उसके लिए आप यू कैन चेक आउट वीडियो हेयर। एनीवेज, थैंक यू।